ये जो बंदा आप अपने सामने देख रहे हो, जो सोल्जर्स की वर्दी में घूमता है और देश का वो इस टाइम पे लीडर है अपने देश का, बर्किना फासो एक देश है अफ्रीका के अंदर। कहते हैं कि इस बंदे को एक बार ऑफर आया। ऑफर ये था कि भाई हम तुम्हारे यहाँ पे ना बहुत सारी मॉस्क खोल देंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इस ऑफर को इब्राहिम ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि भाई हमारे देश में जो बच्चे हैं ना वो भूखे मर रहे हैं और हमें इस टाइम पे कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करने की जगह की जरूरत नहीं है, वो हम खुद कर लेंगे। हमें चाहिए रोड्स, हमें चाहिए स्कूल और हमें चाहिए हॉस्पिटल्स वगैरह। इब्राहिम वैसे तो एक बहुत छोटे से कंट्री का लीडर है इस टाइम पे, और वो भी तख्ता पलट करके आया है, बर्किना फासो। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे सिचुएशन ये है कि पूरे अफ्रीका के अंदर इब्राहिम से ज्यादा पॉपुलर आदमी कोई नहीं है। और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स वेस्टर्न कंट्रीज की, फ्रांस, यूएसए, ये आज की डेट में अच्छी खासी नजर बना के रखती हैं कि भाई इब्राहिम जो है ये आदमी कर क्या रहा है। इसकी कहानी जो है ना वो आपको अफ्रीका के बारे में काफी कुछ समझाएगी, जो शायद मुझे श्योर है कि 90% लोगों को आज तक पता नहीं होगा। वही मैं शुरू करता हूँ। तो बात यह है कि इंडिया जो है, जैसे ब्रिटिशर्स से हम आजाद हुए तो हमारे साथ वैसे तो बहुत अत्याचार हुए, लेकिन एक चीज हमारे साथ अच्छी हुई थी कि ब्रिटिशर्स जब लास्ट में गए ना तो सिस्टम ऐसा बन गया था कि हम ऑटोमेटिकली ही डेमोक्रेसी के अंदर जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ब्राउन साहब जिन्हें बोलते थे ना, ब्राउन साहब, वो ब्राउन साहब बनाए थे। क्यों बनाए थे? ताकि जो इंडिया की जनता है और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में एक ब्रिज बन सके, ताकि उनको रूल करना आसान हो। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये पता नहीं था कि वो जो ये एलीट क्लास बना रहे हैं ना, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे जो लोग हैं ना वो आते थे, ये जो हम बना रहे हैं ये बैकफायर करेंगे और कल को यही लोग इंडिपेंडेंस की मांग करना स्टार्ट कर देंगे। ये ब्रिटिशर्स को पता नहीं था। अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए तो भाई हमारा सिस्टम सेट था, हमने अपनी डेमोक्रेसी को ऐसे ही आगे बढ़ा दिया। जो हमारे आज के आईपीएस, आईएएस और एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा डिपार्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के टाइम पे ही सेट होना शुरू हो चुका था। हालांकि उसमें अंग्रेजों का कोई एहसान नहीं है, लेकिन उनके टाइम पे सेट होना हो चुका था। ये एक तरीके से हमारे साथ नेचुरली अच्छी चीज हुई। अफ्रीका के साथ ये नहीं हुआ। अफ्रीका पे जो रूल करते थे वो थे फ्रांस। 1/3 एरिया तो फ्रांस ने ही कवर कर रखा था, बहुत सारे कंट्रीज। अफ्रीका एक तो बहुत सारे नेशंस पे डिवाइडेड है ना, बाकी कुछ और कंट्रीज थे, बेल्जियम और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज। अब जिस टाइम पे फ्रांस वहां से गया आजादी देके, तो वो आजादी देके नहीं गया, वो एक्चुअली फेक इंडिपेंडेंस देके गया। फेक इंडिपेंडेंस मतलब कि देश तो छोड़ के जा रहे हैं लेकिन देश को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे? उन्होंने वहां पे कुछ ऐसे लोगों को उठाया जो लीडर बन सकते हैं पर्टिकुलर छोटे छोटे कंट्रीज के, उनको लीडर बनाया, कोट पैंट पहनवाया मस्त अपना। अफ्रीका में जो गरीब लोग हैं वो बेचारे कोट पैंट खरीद भी नहीं सकते, उनको कोट पैंट पहना दिया मस्त, पैसे वैसे बढ़िया, लीडर बन गया था, ऑटोमेटिकली पैसे आ गए और उनको वहां के किंग बना दिया, या ये मान लो कि डिक्टेटर बना दिया और सिस्टम सेट कर दिया। अब उनको जब लीडर बनाया तो उनके साथ कई सारे ऐसे एग्रीमेंट साइन करे जिसकी वजह से आज की टाइम पे भी अफ्रीका जो है ना, आपको पता ही है कि दुनिया डेवलप कर रही है लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज आज भी बहुत सारे गरीब के गरीब ही है, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज में आते हैं। बर्किना फासो जिसका खुद इब्राहिम है वो भी गरीब कंट्री में आता है, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज में आता है। ऐसा क्या किया फ्रांस ने? फ्रांस ने चारों तरफ से उन सारे कंट्रीज को कंट्रोल कर लिया। इसको बोलते हैं न्यू कॉलोनिज्म, मतलब वहां पे ना रहते हुए भी कंट्रोल करना। कैसे? वहां जिन लीडर्स को उन्होंने बैठाया पहले तो उनसे करी वहां पे मिलिट्री एग्रीमेंट, मतलब फ्रांस की जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो उन्हीं कंट्रीज के अंदर रहेंगे, उनके मिलिट्री बेसिस वहां पे होंगे। इन अफ्रीकन कंट्रीज की जो आर्मीज वगैरह होंगी उनको ट्रेन भी फ्रांस करेगा। दूसरा, वहां की जो करेंसी है, आज भी अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में घूमने जाओगे या किसी व्लॉगर्स की वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे करेंसी चलती है CFA फ्रैंक। CFA फ्रैंक मतलब फ्रांस के द्वारा कंट्रोल करी हुई करेंसी। और अगर करेंसी वो कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब यह है कि उस कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व्स होता है या बाकी रिजर्व्स होते हैं वो भी फ्रांस के अंदर है अच्छी खासी क्वांटिटी में। और एक बात बहुत सिंपल है कि जो कंट्री किसी और की करेंसी, जो आदमी या ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को कंट्रोल करता है ना आज के टाइम पे, वो उस कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। सीधा सीधा हिसाब है। करेंसी अगर आपके हाथ में नहीं है, अगर इंडियन रुपया हमारे हाथ में नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते, वही करता जिसके हाथ में वो होता। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे अफ्रीका के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज थे, गोल्ड था, ऑयल था, यूरेनियम था, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। उनके इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी फ्रेंच कंपनीज को ही आने चाहिए, या फिर जिन कंपनीज से भी उनका फायदा होगा उनको ही आने चाहिए। ऐसे करके कुछ एग्रीमेंट साइन करे और अपने हिसाब से एक रूलर जो है, लीडर वहां पे बिठा दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अफ्रीका में जितने भी कंट्रीज थे ना वो कभी डेवलप नहीं कर पाए। जब आपकी करेंसी आपके हाथ में नहीं है तो आप कहां से इंडस्ट्री ले आओगे, कहां से आप मॉनेटरी पॉलिसीज बना दोगे? ऐसे करके अफ्रीका के जो कंट्रीज है वो कभी डेवलप नहीं हो पाए। सिर्फ ले दे के उनके पास अगर कुछ तरीका था पैसे कमाने का तो वो था कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना उनको निकालो, माइन करो और फिर फ्रेंच कंपनीज उससे प्रॉफिट कमाएंगी, तुम्हें भी 2-4 पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारा रोजी रोटी चल जाएगी थोड़ी बहुत। ये सिस्टम बैठ रखा था।
1960 से लेके आज तक बर्किना फासो जो कंट्री है ना, उसमें 4 बार मिलिट्री कू हो चुके हैं, तख्ता पलट हो चुका है। और हर बार जो भी रूलर वहां पे आता है, जनता सोचती रहती है कि कुछ होगा, चेंज होगा। आज के टाइम पे तो जनता का हाल ये हो गया है कि भाई जब इतने साल हो जाते हैं ना, कितने साल हो गए यार, 70-80 साल हो गए, तो जनता को वहां को इतनी एजुकेटेड भी नहीं है प्रॉपरली सारे लोग, कि उन्हें समझ में भी आए कि करना क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है। कई कंट्रीज का हाल ऐसा ही है। तो बर्किना फासो जो छोटा सा कंट्री है, उसमें 1960 से लेके आज तक 4 से ज्यादा, 4 भी नहीं, 5-6 मिलिट्री कू हो चुके हैं। बार बार जो लीडर होता है उसको हटा दिया जाता है। हटाता कौन है? वो ज्यादातर वहां की बर्किना फासो की जो आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, वो हटा देती है, या आसपास के कंट्री का थोड़ा इन्फ्लुएंस आ जाता है, हटा के उसे साइड कर देते हैं। लेकिन जो भी लीडर आता है वो वही होता है जो फ्रांस को क्वेश्चन नहीं करता, या फिर अपने कॉलोनी बनाने वाले लोगों को या कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। उसका रीजन सिंपल है, आगे वाले जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है, वो पावरफुल है और वो इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को भी, और एसासिनेट कर सकते हैं, एसासिनेशन करवा सकते हैं। उसका इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो एसासिनेशन करवा सकते हैं। तो उन्हें हमेशा ये डर बना रहता है कि भाई एसासिनेशन ना हो जाए, और क्यों फालतू में फ्रांस की कंपनीज के साथ लफड़ा लेना है, अपने पावर में तो आ ही गए हैं, अपना मस्त रूल करते हैं, मजे करते हैं, कोट पैंट पहनते हैं। जनता जो है वो कोट पैंट पहनती नहीं है। ऐसे में पहली बार एक लीडर आया था निकल के, जिसका नाम था थॉमस सनकारा। ये बंदा ऐसा था जो बर्किना फासो की मिलिट्री में ही ट्रेन हुआ था, फ्रांस के द्वारा ही उसको ट्रेन करा गया था। लेकिन उसके मन में कुछ और था, जबकि उसने अपने कार्ड्स हालांकि दिखाए नहीं। उसके मन में ये था कि जिस दिन मैं लीडर बन जाऊंगा ना, उस दिन मैं अपने एक्शंस लेना शुरू करूंगा, और उसने वही किया। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आया, तब तक तो वो मेहनत करता रहा, सब कुछ बढ़िया करा। उसके बाद उसने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसने जो है स्पीचेस देनी शुरू करी कि कैसे जो है वेस्ट हमें कंट्रोल करता है, कैसे हमें आईएमएफ के लोन्स देने के बाद में, आईएमएफ के लोन आते हैं, लोन देश की डेवलपमेंट के लिए आते हैं, लेकिन यूज नहीं होते हैं। यूज तो वो लीडर करप्शन के लिए करते हैं, और जो पैसे वाले लोग हैं वही पैसे वाले होते चले जाते हैं, और जो जनता है उसको कुछ नहीं मिलता, उल्टा उसको नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि आईएमएफ जब लोन दे रही है तो वो शर्तों के साथ देती है कि भाई तुम्हारे जो है हेल्थ के पैसे लो, एक पेशेंट से इतने रुपए लो, ये स्ट्रक्चर बनाओ, वो स्ट्रक्चर बनाओ, बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, और जनता जो है वो और पिसती चली जाती है। ये एक तरीके का कर्ज का ट्रैप होता है, डेब्ट ट्रैप इसको बोलते हैं। आज की डेट में जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना, यूजुअली सॉरी टू से, पर वो वही हो रहा है, डेब्ट ट्रैप ही हो रहा है, और आईएमएफ के थ्रू और बाकी जो लोन्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू ही हो रहा है। चाहोगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी खैर इस टॉपिक पे वापस आते हैं। थॉमस सनकारा जो है वो निकल के आया, उसको ये सारी चीज़ें समझ में आई क्योंकि वो बाहर पढ़ा हुआ था, वो बाहर निकला हुआ था, और उस पर थोड़ा कम्युनिज्म का अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था, और उसका दिमाग हिल गया था। जब वो वापस आया तो, और प्राइम मिनिस्टर बना और पावर में आया, तो उसने सीधे सीधे वेस्टर्न कंट्रीज को बोलना शुरू किया कि हम आईएमएफ का लोन नहीं लेंगे, वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं लेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है। फ्रांस का जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है वो गलत है, फ्रांस हमारे साथ नाइंसाफी करता है। थॉमस सनकारा भाई ऐसे बोलते रहते थे, तो जो वहाँ पे उस टाइम प्रेसिडेंट था उसने थॉमस सनकारा को अरेस्ट करवा दिया कि भाई ये तो जो है लफड़ा करवा देगा, और फ्रांस के तो ऊपर से सारे के सारे ऑर्डर्स आते हैं, वो तो दिक्कत कर ही देगा हमारे साथ। जब ये हुआ तो थॉमस सनकारा को अरेस्ट कर लिया गया। अब थॉमस सनकारा का एक डेप्यूटी हुआ करता था, उसका नाम था ब्लेस कैम्पौरे। इस बंदे ने क्या किया, इसने मिलिट्री कू कर दिया, प्रेसिडेंट को हटा दिया, और थॉमस सनकारा को जेल से बाहर निकाल दिया। क्योंकि उस टाइम पे पब्लिक का सपोर्ट थॉमस सनकारा को बहुत ही गंदा वाला था, क्योंकि पब्लिक को पहली बार आवाज मिली थी। पर आयरनी ये है कि उसके जस्ट कुछ ही टाइम बाद 1983 में ये सारा कुछ हो रहा था, ब्लेस कैम्पौरे जो डेप्यूटी था थॉमस सनकारा का, और मिलिट्री पे उसका अच्छा खासा कंट्रोल था, ऐसा माना जाता है, ये एलिगेशन है अच्छी खासी, और ये कहीं ना कहीं ट्रू ही है, उसने ही थॉमस सनकारा को एसासिनेट कर दिया। उसके साथ 14 लोग और थे जो उसके सपोर्टर्स थे या उसके प्रोटेक्टर्स थे, उनको भी एसासिनेट कर दिया, गन डाउन। और उनका एसासिनेशन इतना गंदा था कि उनके बॉडी पार्ट्स को भी बहुत छोटा कर करके उनको दफना दिया, क्योंकि पता था कि पब्लिक में गुस्सा बहुत गंदा फैलेगा। उसके बाद थॉमस सनकारा कभी दोबारा दुनिया को दिखे नहीं, और अफ्रीका का जो बर्किना फासो का स्पेशली जो मूवमेंट चला था, जो बर्किना फासो के आगे भी गया था, पूरे अफ्रीका में भी मूवमेंट जा रहा था, वो डेड डाउन हो गया। उसके बाद फिर वही कि ब्लेज भाई साहब जो है वो लीडर बन गए, वो रूलर बन गए, और वो उन्होंने अपनी बढ़िया जिंदगी काटी 2014 तक। 2014 आने तक फिर से दोबारा मूवमेंट उठा, और लोगों में गुस्सा बहुत गंदा वाला था, और कैम्पौरे को भागना पड़ा अफ्रीका छोड़ के। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वो चला तो गया, और वहां पे डेमोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश करी गई बर्किना फासो के अंदर। लेकिन एक अजीब चीज है कि बर्किना फासो की जो पॉपुलेशन है ना, उसमें 65% मुस्लिम्स हैं, 20-25% के आसपास क्रिश्चियंस हैं। हालांकि वहां पे कभी भी लड़ाई जो है वो कभी भी धर्म के नाम पे नहीं हुई, काफी सेकुलर कंट्री है, और जो वहां के मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं वो भी काफी सेकुलर है। लेकिन 2014 के बाद में जिहादियों का इसमें जो है बर्किना फासो के अंदर घुसना शुरू हो गया।
प्रोबेबली शायद डेमोक्रेसी हो गई, या प्रोबेबली शायद जो लीडर था, जो ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के अलायंस में था, साथ में था, वो चला गया, तो भाई कुछ ना कुछ तो होना ही है अब। और वहां पे जिहादी मूवमेंट शुरू हो गया। हालांकि कभी पहले वहां पे इतना था नहीं, उससे पहले कभी टेररिस्ट अटैक्स नहीं हुए थे, उसके बाद टेररिस्ट अटैक होने शुरू हो गए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, मतलब 2014 के बाद जब ये टेररिस्ट अटैक वगैरह हुए और तब भी मामला सेटल नहीं हो पाया, इब्राहिम ट्राओरे ये एक लीडर निकल के आया जिसने सब कुछ तख्ता पलट कर दिया, टोटली कंट्री का कंट्रोल ले लिया। ये भी मिलिट्री में ही था। और थॉमस सनकारा की तरह इसकी भी जो उम्र है वो आज की डेट में 37 साल है। थॉमस सनकारा भी 37 साल के आसपास की उम्र का था। और इसकी जो वर्डिंग्स है, जो शब्द हैं, वो ऐसे मान लो आपके जैसे थॉमस सनकारा का रीबर्थ हुआ। वो भी यही कहता है कि IMF वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं लिया जाएगा, टोटली रिजेक्ट कर दिए। सीधे सीधे उसने जिहादियों को कोई वार्निंग नहीं दी, सीधे उन पे क्रैक डाउन करा, उनको मारना और वो उन्हें घसीटना शुरू करा और बर्किना फासो में स्ट्रगल शुरू करा। पब्लिक को बहुत ज्यादा कनेक्शन फील हुआ, क्योंकि इब्राहिम का सीधा कॉन्सेप्ट है, ना तो वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है जैसे कि पहले लीडर्स ने जी, ना वो कोई ऐसा मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, सिंपल जिंदगी जीता है, सोल्जर्स की ड्रेस पहनता है और हमेशा ऐसी बातें करता है जो मास की पब्लिक जो है ना उसको कनेक्ट कर। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी ने उसको ऑफर दिया, प्रोबेबली शायद सऊदी अरेबिया ने दिया, किसने दिया र्यूमर है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी कोई नहीं है। और इब्राहिम ने सीधे इसको जवाब दिया कि भाई हमें मॉस्क की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ मॉस्क की जरूरत नहीं है, हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत है, स्कूल्स की जरूरत है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे किसी को ट्रस्ट नहीं करता एक्सेप्ट कि उसका थोड़ा सा अलायंस जो है वो रशिया के पुतिन के साथ बैठता है। उसके अलावा पूरी दुनिया में वो ज्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका और बर्किना फासो के नेशनलिस्ट मूवमेंट की बातें करता है। वो ये भी कहता है कि फ्रांस की जो CFA फ्रैंक करेंसी है उसको भी हम टोटली रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। वो इंसान ऐसा है जो फॉलो तो सुन्नी इस्लाम को करता है, लेकिन ना तो वो जिहादियों को सपोर्ट करता है, ना ही वो वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करता है। और यही वहां के जो पब्लिक है उनका सपोर्ट है। इनफैक्ट आज के टाइम पे टिकटॉक से लेके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे सब जगह पे इब्राहिम ट्राओरे की ही वीडियोस को, उसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। आते ही उसने जो फ्रांस की ट्रूप्स थी, जो मिलिट्री थी, जो बर्किना फासो के अंदर थी, उसको एक्सपेल कर दिया। उसको उनसे डिमांड किया कि आप हमारा देश छोड़ के जा सकते हो। ऐसे कई सारे एक्शंस लिए इब्राहिम ट्राओरे ने। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ एक डिक्टेटर है जो आने वाले टाइम में पलट जाएगा और जिंदगी की एंजॉयमेंट शुरू कर देगा, क्योंकि जिस टाइम पे उसने तख्ता पलट करके देश का कंट्रोल लिया था, उसने ये बोला था कि मैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हूं, जब तक प्रॉपरली यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते और एक प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं। उसने बोला कि 2023 में इलेक्शंस होंगे, 2024 में होंगे, लेकिन आज तक भी बर्किना फासो का जो कंट्रोल है वो इब्राहिम ट्राओरे के पास ही। उसका कहना यह है कि देश को इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों से लड़ना है, यहाँ पे इलेक्शंस होके गवर्नमेंट का फॉर्म होना अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं। ऐसी भी र्यूमर है कि जिस तरीके से थॉमस सनकारा का असैसिनेशन हुआ था, ऐसे ही इब्राहिम ट्राओरे के भी कोई फ्रेंड था या फिर उसका क्लोज था, उसको भी $5 मिलियन का ऑफर मिला या यूरोज का ऑफर मिला, लेकिन उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया कि इससे पहले कि मैं इब्राहिम को कुछ करूं, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये कोई ऐसे की लड़ाई नहीं है, ये रिवोल्यूशन की लड़ाई है। आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं, वो आप कमेंट में बता सकते हो या फिर आके टाइम ही बताएगा फ्यूचर। इब्राहिम ट्राओरे जो है वो अफ्रीका का फ्यूचर चेंज करेगा या सिर्फ एक डिक्टेटर बन के रह जाएगा।